अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है आप ठीक ठाक होगे, मज़े में होगे और बहुत अच्छे से अपनी एमडी कैट की तैयारी कर रहे होगे। तो उसी तैयारी को एक्सेलरेट करने के लिए, कुछ कॉमन मिस्टेक्स को अवॉइड कराने के लिए ये एक गाइडेंस वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस गाइडेंस वीडियो में क्या रहेगा, मेरे बच्चे, हर साल हम कई सारे एमडी कैट एस्पायरेंट्स को पढ़ाते हैं, उन्हें गाइड करते हैं। तो कॉमन मिस्टेक्स जो हमें एमडी कैट एस्पायरेंट्स में नज़र आती हैं, जो बच्चे एमडी कैट की तैयारी कर रहे होते हैं, वो कॉमन मिस्टेक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा वन बाय वन, और उन्हें हम किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं इन अवर एमडी कैट जर्नी, तो वो भी मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ। ये जो गलतियाँ आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, लाजमी नहीं है कि आप ये सारी की सारी गलतियाँ इकट्ठी एक साथ करते हो सकता है आप इसमें से 90% करते हो सकता है 10% करते हो, लेकिन आपके पास इंप्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा रहती है, इसको जहन में रखिएगा। तो क्या क्या गलतियां हैं? नंबर 1, हमारे पास बहुत सारे जो एमडी कैट एस्पायरेंट होते हैं, आपने गौर से सुनना है, और जैसा मैं हमेशा कहता हूं और हर इस तरह की वीडियो में कहता हूं कि एक कॉपी पेंसिल लेके बैठना है और आपने चीज़ों को नोट करना है। ये कोई मूवी का क्लिप नहीं है, आपको कुछ समझाने की कोशिश की जा रही है, और ताकि आप जो है ना वो उन गलतियों को अवॉइड कर सकें। बहुत सारे जो बच्चे हैं वो पहली गलती क्या करते हैं कि उनके पास ना कोई क्लियर शेड्यूल नहीं होता। क्या मतलब सर? या कोई क्लियर प्लान नहीं होता। क्या मतलब सर? या ये शुरू नहीं होता कि कहां तक जाना है। मैं आपको मिसाल से समझाता हूं। जब जर्नी का आगाज होता है ना एमडी कैट की, तो शुरू के अंदर कोशिश बच्चे की ये रहती है कि मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको फिजिक्स से मिसाल दूं, तो पहला चैप्टर उसको पढ़ाया गया वेक्टर्स क्लास के अंदर। अब वेक्टर्स जब बच्चे ने पढ़ा तो उसकी कोशिश ये रहेगी कि अपने क्लास के अंदर जो टीचर ने प्रैक्टिस मटेरियल दिया है वो भी सॉल्व कर ले, किसी दूसरी एकेडमी या किसी दूसरे दोस्त का मटेरियल मिला वो भी सॉल्व कर ले, तीसरे का, चौथे का, पांचवें का, छठे का, और साथ अपने टीचर के नोट्स भी पढ़ ले, दूसरे के, तीसरे के, चौथे के। यानी कि एक ही चैप्टर में अननेसेसरी टाइम स्पेंड किया चला जा रहा है। कोई क्लियर प्लानिंग नहीं है या कोई क्लियर शेड्यूल नहीं है कि किसी चीज को कितना वक्त देना है और कहां तक देते चले जाना है। नतीजे में क्या होता है कि शुरू के जो 4-5 चैप्टर्स होते हैं उनमें तो ये प्रैक्टिस बहुत अच्छे से तगड़े तरीके से फॉलो होती है, लेकिन जैसे जैसे टाइम कम रहता जाता है तो जो आखिरी के 5 चैप्टर होते हैं, ऑल्दो के दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको किसी ने नहीं बताया कि शुरू के 5 चैप्टर से कंटेंट ज्यादा आएगा और आखिरी 5 चैप्टर से कंटेंट कम आएगा। तो आखिरी के 5 चैप्टर्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो उनको टाइम कम मिलता है, उनकी नतीजे में प्रैक्टिस भी नहीं हो पाती, बुक रीडिंग भी नहीं हो पाती, कुछ भी नहीं हो पाता। तो नंबर 1, पहली गलती जो आपने नहीं करनी वो क्या है? क्लियर शेड्यूल रखो। अपने डेली के टारगेट्स असाइन करो, वीकली टारगेट्स असाइन करो, और डुएबल टारगेट्स रखो। डुएबल शेड्यूल बनाओ। सुबह 4 बजे से उठ के रात में 2 बजे तक पढ़ेंगे, ये शेड्यूल सिर्फ पेपर में बनता है और उसका ऐसे गोला बना के हम फेंक देते हैं। ये शेड्यूल फॉलो नहीं हो सकता। शेड्यूल वो बनाओ जो आप फॉलो कर सकते हो। बहुत सिंपल है। आप देखो, शेड्यूल बनाने के लिए मैं अलग से एक पूरा लेक्चर रिकॉर्ड कर दूंगा, लेकिन सिंपल तरीका यह है कि जो सब्जेक्ट आपको ज़्यादा खौफ दिलाता है उसका बड़ा चंक रखो मार्जिन, बाकी सब्जेक्ट को उनके वेटेज के हिसाब से रखो। यानी कि बायो में आपको सबसे कम मिसाल के तौर पे खौफ आता है, या बायो आपका सबसे आसान है, तो उसका आप पोर्शन थोड़ा कम कर दो टाइम का। फिजिक्स आपको ज़्यादा तंग करता है तो उसको आप ज़्यादा टाइम दो। क्यों? देखो, मान लो ये आपका एमडी कैट थ्रेशोल्ड है, यानी कि कम से कम आपने यहां तक आना है। तो फिजिक्स आपका यहाँ है, केमिस्ट्री यहाँ है, बायो यहाँ है। बायो को यहाँ से यहाँ लाने के लिए आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि वो आपको ऑलरेडी अच्छा लगता है, आता है। केमिस्ट्री को लाने के लिए थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, फिजिक्स को लाने के लिए बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। ये मैंने मिसाल दी है, हो सकता है किसी का फिजिक्स अच्छा हो, बायो वीक हो, केमिस्ट्री वीक हो, तो वो उसके लिहाज से अपना शेड्यूल बना सकता है। तो पहली एडवाइस क्या रही कि भाई अपना प्लान क्लियर करो कि क्या पढ़ना है मैंने आज के दिन, कितना पढ़ना है मैंने आज के दिन, और कहां से मटेरियल सॉल्व करना है, बिल्कुल क्लियर रखो।
साथ साथ अपने उन दोस्तों को अवॉइड करो जो इस तरह से पैनिक क्रिएट करते हैं या सनसनी फैलाते हैं कि यार तुमने फलाने टीचर का मटेरियल किया, ये किया, ये किया। अगर आपने एक बार तसल्ली से एक मटेरियल तय कर लिया है तो उसको अच्छे से ढंग से पूरा लगाओ। दूसरी गलती जो अक्सर व बेशतर बच्चे करते हैं वो ये करते हैं मेरा बेटा कि जब शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते या नोट्स ही नहीं बनाते सिरे से, नोट्स का ना बनाना। इसमें से कई सारी चीजें मैं अपने पिछले जो वीडियो थी जिसमें मैंने आपको एमडी कैट की डेट के बारे में बताया था उसमें भी कई सारी चीजें मैं बता चुका हूं। नोट्स नहीं बनाना ये मेरा बेटा एक और गलती है। मैं आपको ये बात पहले भी कई मरतबा बता चुका हूं, फिर गाइड करता हूं। देखो नोट्स आपके जो है ना वो अच्छे और बुरे वक्तों के साथ ही होते हैं। आपने किसी क्लास टेस्ट के लिए रिवीजन करना है, आपने किसी मॉक टेस्ट के लिए रिवीजन करना है, किसी ग्रैंड टेस्ट के लिए रिवीजन करना है, किसी फुल लेंथ पेपर के लिए रिवीजन करना है, आपने अपने एक्चुअल एमडी कैट के इम्तिहान के लिए रिवीजन करना है। आप रिवाइज कैसे करोगे अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे? आजकल बच्चों में एक बहुत कॉमन बीमारी जो आम है वो क्या है? टीचर ने क्लास में बोर्ड के ऊपर कुछ लिखा या हमने यहां पर इवेंट पढ़ाया तो बच्चे के पास उसकी पीडीएफ चली जाती है, या बच्चा जो है वो क्लास के अंदर ऐसे करके मोबाइल से तस्वीरें निकाल लेता है। वो तस्वीरें आपके मोबाइल के गैलरी में ही रहती हैं, वहां से बाहर नहीं आती कभी भी। नोट्स वो हैं जो आपने टीचर का लेक्चर खुद से सुनकर समझ कर लिखे हैं। मैं तो नोट्स उनको भी मानने का कायल नहीं हूं जो आपने अपनी क्लास के किसी बच्चे से फोटोकॉपी करा के अपने पास रखे। क्यों? क्लास के जिस बच्चे के नोट्स की आपने फोटोकॉपी कराई है वो तो उस बच्चे ने अपने हाथ से लिखे हैं। वो तो उसको पता है कि उसने यहां पे ये इक्वेशन क्यों लिखी है, फॉर्मूला क्यों लिखा है, यूनिट क्यों लिखा है, क्या इंपॉर्टेंट बात लिखी है। आपने तो नहीं लिखा। तो नोट्स वही हैं जो आप खुद से लिखकर बनाते हो। और अगर आप सही मायनों में सिर्फ नोट्स को डेवलप करना सीख लो तो ये अकेले आपकी एमडी कैट जर्नी को ट्रांसफॉर्म करने के काबिल है। अकेले नोट सिर्फ इस काबिल हैं कि आपको जीरो से हीरो तक ले जाएं या आपको बिल्कुल एवरेज से निकालकर टॉपर तक ले जाएं। क्योंकि नोट्स का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि टीचर ने क्लास में आकर जो अल्फाज निकाले वो छाप दिए। टीचर ने जो बोला वो लिखा आपने, जो मटेरियल सॉल्व किया उससे जो की पॉइंट सीखे वो लिखे आपने, जो मटेरियल सॉल्व करते हुए गलती करी उस गलती को नोट किया आपने। लेटर ऑन जब आपने कोई टेस्ट दिया उस चैप्टर टॉपिक से रिलेटेड तब आपने जो गलती करी उससे जो सीख मिली आपको वो लिखा आपने। और ये तरीका आपने अपने एग्जाम के दिन तक अपना के रखा। इन्हीं नोट्स को रिवाइज करते करते आपकी आदत और आपका सब्जेक्ट इतना पुख्ता और पक्का हो जाता है कि आपको कोई परेशानी नहीं रहती। तो वो बच्चे जो नोट्स नहीं बनाते वो एमडी कैट को अच्छे से क्रैक करने की बिल्कुल उम्मीद ना रखें, क्योंकि नोट्स आपका रिवाइज करने का आइडियल सोर्स है। वरना आप रिवीजन कहां से करोगे? क्या 1.5-2 घंटे के लेक्चर वापस देखोगे? पॉसिबल नहीं है। आगे चलते हैं। अगली मिस्टेक जो बहुत सारे बच्चे करते हैं, कॉमन है, वो ये है कि मेरा बेटा अपनी मिस्टेक कॉपी नहीं बनाते या अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज नहीं करते। मिस्टेक कॉपी कैसे बनाई जाती है मैं आपको हिंट भी दे देता हूं, बता भी देता हूं। मकसद ही इस वीडियो को गाइड करना है। तो मिस्टेक कॉपी बनाने का मकसद क्या है, या मिस्टेक कॉपी हम किस तरह से बनाते हैं, या मिस्टेक्स को एनालाइज करना क्या होता है। पहले मैं आपको बताता हूं कि ये जो मैंने पॉइंट लिखा है ना, ये कहां से लिखा है। बहुत सारे बच्चे, मेरे ही बच्चे मुझसे अक्सर ये सवाल पूछ रहे होते हैं कि सर हम एफएलपीज देते हैं या ग्रैंड टेस्ट देते हैं लेकिन हमारे जो मार्क्स है ना वो 120-130 की रेंज में आ रहे हैं, इससे ऊपर नहीं जा रहे। क्या रीजन है कि इससे ऊपर नहीं जा रहे? रीजन ये है मेरा बेटा कि जो गलतियां आप कर रहे हो उन गलतियों से आप कुछ सीख नहीं ले रहे। आप एफएलपी को या मॉक टेस्ट को वन टाइम वेंचर की तरह अटेंड कर रहे हो कि ठीक है कर दिया, सवाब मिल गया, अब अगले एफएलपी में देखा जाएगा। ये एटीट्यूड ही आपके लिए जहर कातिल है। जो आपको एक सीरीज ऑफ टेस्ट या ग्रैंड टेस्ट या फुल लेंथ पेपर या मॉक टेस्ट से गुजारा जाता है ना, उसका मकसद आपको नीचा दिखाना या आपको ऊंचा दिखाना नहीं होता। उसका मकसद यह होता है कि आपको वो गलतियां बताई जाएं जो पेपर में मुमकिना तौर पर आप कर सकते हो, ताकि उनको गलतियों को अवॉइड कराया जाए। देखो, इसके लिए मैं बड़ी अच्छी मिसाल दिया करता हूं हमेशा।
जो आपके पास बल्ब का इन्वेंटर था ना, जो बल्ब लाइट वाला बल्ब होता है, आई गेस थॉमस एडिसन था। वो 1000 मरतबा फेल हुआ था, जहां तक मुझे याद आ रहा है। 1000 मरतबा वो फेल हुआ बल्ब बनाने की कोशिश के अंदर, लेकिन उसने अपने फेलियर को ये नहीं माना कि मैं फेल हो गया। उसने बोला कि मुझे 1000 ऐसे तरीके पता चल गए कि जिनसे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। तो गोया अब मेरी कामयाबी के चांसेस बढ़ गए, क्योंकि अब जाहिर बात है जो मुझे 1000 तरीके पता चल गए तो मैं उनमें से किसी तरीके पर नहीं जाऊंगा, मैं कोई 1001वां तरीका अप्लाई करूंगा जो मुझे कामयाब करेगा। तो मेरे बच्चे, आपकी एमडी कैट जर्नी में भी ऐसे ही होता है। आप खुद सोचो, आपके जो एकेडमी वाले हैं या जैसे हम लोग हैं, अगर मल्टीपल टेस्ट लेते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट लेते हैं, बाई वीकली टेस्ट लेते हैं, फिर फुल लेंथ पेपर लेते हैं, फिर दोबारा चैप्टर वाइज टेस्ट लेते हैं, तो हमारा दिमाग खराब तो नहीं है? ये जो एक सीरीज डिजाइन की गई है, इसका मकसद क्या है? आपको नए क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जाएं। जब आप गलती करो तो आपको पता चल जाए कि ये गलती का तरीका आपको पता चल गया, अब कोई और गलती हो तो हो, ये वाली गलती एटलीस्ट नहीं होनी चाहिए। तो ये कब होगा? जब आप जो गलती करो उससे सीख हासिल करो, उससे कुछ गेन करो और उसको अपनी मिस्टेक कॉपी में लिखो। मिस्टेक कॉपी बनाने का तरीका क्या होता है? क्वेश्चन लिखा, आपने जो गलत अप्रोच लगाई थी वो लिखी कि ये गलत अप्रोच है, फिर उसकी सही अप्रोच लिखी। जब आप नोट्स के साथ उसको रिवाइज करोगे तो आपकी गलत अप्रोच भी आपके जहन में रहेगी, सही अप्रोच भी आपके जहन में रहेगी। तो बहुत सारे बच्चे ये काम नहीं करते। उनके नजदीक एफएलपी देना एक दर्द-ए-सर है। एफएलपी दिया, बस अब अगले एफएलपी में देखेंगे। ये जो एफएलपी दिया, इसका मकसद क्या था? गलतियों को ओवरकम करना। तो जो गलतियां आई हैं उनसे सीखो तो सही, वरना आप सारी जिंदगी जिस एक ब्रैकेट में नंबर ला रहे हो उसी में नंबर लाओगे और पेपर में भी ऐसा ही होगा। चौथे नंबर पे, चौथा नंबर जो है वो इसी के रिलेटेड है। वो है मेरा बेटा कि अपने वीक एरियाज को इग्नोर करना। क्या मतलब सर, वीक एरियाज को इग्नोर करने से क्या मुराद है? बच्चे जब भी पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो अगर मिसाल के तौर पे फिजिक्स के अंदर 15 चैप्टर हैं तो सबको एक बराबर टाइम देंगे? नहीं। जब मैंने आपको कहा शेड्यूल बनाते हुए आपने सब्जेक्ट्स को एक बराबर टाइम नहीं देना, तो आप किसी चैप्टर को भी एक बराबर टाइम नहीं दोगे। सर किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड करेगा आपका कौन सा चैप्टर कितना वीक है और कितना स्ट्रांग है। फिजिक्स में मान लो 15 चैप्टर है, 5 चैप्टर तुम्हें बहुत अच्छे से आते हैं, तुमने उसका मटेरियल भी सॉल्व किया हुआ है, नोट्स भी बनाए हुए हैं, सब अच्छे से किया हुआ है, तो बेटा वो जो 10 चैप्टर हैं वो ज्यादा टाइम मांगते हैं क्योंकि उसमें मेहनत की जरूरत है अभी। तो अपने वीक एरियाज को एनालाइज करें, उन पे फोकस करें, उन पे गौर करें। कैसे वीक एरियाज अच्छे कैसे होते हैं? बहुत ट्रेडिशनल ओल्ड स्कूल टेक्निक है जो हमेशा से चलती आ रही है। वीक एरियाज, जो आपके वीक एरिया है ना, उनको पकड़ को धुन दो। क्या मतलब? किसी को लगता है कि उसे प्रोजेक्टाइल में प्रॉब्लम है, तो प्रोजेक्टाइल का मटेरियल सॉल्व करो। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूं। मैं जब भी कोई लेक्चर डिजाइन करता हूं ना, आप अक्सर देखते हो डिटेल लेक्चर सीरीज में डिजाइन करता हूं, तो डिटेल लेक्चर सीरीज बनाते हुए जब मैं कोई टॉपिक पढ़ता हूं, उस टॉपिक को मल्टीपल किताबों से पढ़ता हूं, सारे बोर्ड्स की किताबों से पढ़ता हूं, 3-4 अच्छी रेफरेंस बुक से पढ़ता हूं। अगर मुझे ये चेक करना होता है ना कि इस मटेरियल पे मेरी कमांड कैसी है, क्या मुझे ये समझ में आया है, इस काबिल हो गया हूं कि बच्चों को पढ़ा सकूं या नहीं हुआ इस काबिल, तो मैं उस मटेरियल से रिलेटेड सवालात सॉल्व करता हूं, पास्ट पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करता हूं और डिफरेंट रिसोर्सेज से अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। क्वेश्चन सॉल्व करने से आपकी ब्रेन की जो कॉग्निटिव एबिलिटी है ना, वो इनहेंस होती है, बढ़ती है। आपके ब्रेन में जो थिंकिंग स्किल्स है ना, वो डेवलप होते हैं। आपको सोचने का एक तरीका पता चलता है। तो जो आपके वीक एरियाज हैं उनको एनालाइज करें, जिसमें गलतियां ज्यादा हो रही हैं उसका मटेरियल सॉल्व करें, उसके क्वेश्चन सॉल्व करें। दैट विल हेल्प यू स्ट्रेंथन दोज वीक एरियाज। सब एरियाज को एक बराबर टाइम देने से कभी भी आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं होगी। आगे चलते हैं। इसके अलावा मेरा बेटा, हमारे पास जो बहुत सारे बच्चे हैं वो जो जिसे कहना चाहिए रिवीजन का तरीका जो है ना उनका गलत होता है, या रिवीजन का तरीका उनका अजीब सा होता है। बहुत सारे बच्चों को रिवीजन का एक ऐसा तरीका होता है जिसके अंदर ना उन्हें नींद आना शुरू हो जाती है। मैं आपको मिसाल देता हूं, हो सकता है आप भी रिलेट कर लें।
जैसे मिसाल के तौर पर ये मेरे नोट्स हैं, मिसाल दे रहा हूं। अब रिवीजन का तरीका ये है बच्चे का कि नोट्स यहां से लेकर कॉपी के आखिर तक जाना है। यहां से पढ़ना शुरू किया, एक एक सफा करता हुआ गया और आखिर तक जा रहे हैं। ये तरीका नोट्स का गलत है। क्यों सर? ये तरीका नोट्स का उस वक्त तो सही है जब आप पहली बार या दूसरी बार अपने नोट्स को रिवाइज कर रहे हो, लेकिन लॉन्गर रन में ये तरीका सही नहीं है। क्यों? आपका दिमाग जो है ना, ये एक बड़ी जबरदस्त चीज है। आप इसको जिस चीज के लिए ट्रेन करते हो ना, ये उसी चीज का आदी होता जाता है। ये जो आप काम कर रहे हो ना कि आपने नोट्स को अपनी नजरों के सामने रख लिया और आपको नींद भी आ रही है और जमाइयां भी आ रही हैं और आप इसको पढ़ते जा रहे हो, ये मेरे बच्चे कहलाता है पैसिव लर्निंग एनवायरनमेंट। आपने अपने दिमाग को ट्रेन करना है एक्टिव रिकॉल के लिए। सर वो कैसे होता है? आसान तरीका बताता हूं, रिवीजन का बेहतरीन तरीका। अगर आपने मेरी नोट्स वाली वीडियो देखी थी, वहां पर भी मैंने इसका तस्करा किया था। मैंने आपको कहा था कि मेरा बेटा, जब आपको शीट मिलती है ना, उस शीट में आपसे 60 to 70% क्वेश्चंस आराम से हल हो जाते हैं। ये जो फर्स्ट टाइम क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हुए ना, ये कॉन्सेप्चुअल रीइंफोर्समेंट कहलाती है। मैंने कहा जो रिमेनिंग 30% क्वेश्चंस हैं उनको अभी सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, छोड़ दो उन्हें। अब अगले दिन बैठो। उस दिन बैठने से पहले जो पुराने नोट्स हैं अपने, वो रिवाइज करो और अब इन 30% क्वेश्चन को सॉल्व करो। इन 30% में से मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। ये जो तरीका है ना, ये कहलाता है एक्टिव रिकॉल रिवीजन। जब आपने क्वेश्चन सॉल्व किए ना बैठ के, ये वाले क्वेश्चंस जो आपसे हल नहीं हुए थे, अब आपके दिमाग ने सोचना शुरू किया कि मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड क्या 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 पढ़ा हुआ है। तो आपके दिमाग ने पजल पीसेस को एक साथ जोड़ना शुरू किया। ये एक्टिव रिकॉल मेथड है। कटिंग शॉर्ट सबसे आसान और एक्टिव रिकॉल मेथड। ये चीज आपको पेपर में हेल्प करेगी। क्यों? पेपर में क्या आपके नोट्स आपके पास रखे होंगे? नहीं। आपके दिमाग ने क्या करना होगा? सवाल सामने आया और आपके दिमाग ने अपने कबर्ड में से, जो आपके दिमाग में डिफरेंट पीसेस हैं, उसमें से पिक करके वो सारे क्वेश्चन के रिलेटेड पीसेस पिक करने होंगे जो इस सवाल से जुड़ते हैं। तो आपने अपने दिमाग को जितना अच्छा ट्रेन किया होगा इस काम के लिए, आपका दिमाग उतना अच्छा चलेगा। इसको जहन में रखना। सर कैसे करें? क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। आपके मटेरियल में क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं, मार्क कर लो। एक शीट आपने कर ली। अब जैसे मैंने अपने बच्चों को क्या कहा था, एक शीट में पहले दे चुका हूं, एक शीट में अब दूंगा। जो लोग पहले शीट कर चुके हैं, अब जब शीट मिले तो नोट्स रिवाइज किए बगैर वो शीट सॉल्व करने की कोशिश करो। आपका दिमाग एक्टिव रिकॉल पे ट्रेन होगा। और जिनकी अभी वाली पहली शीट है, वो पुरानी शीट सॉल्व करने की कोशिश करो। एक्टिव रिकॉल मेथड ये होता है, आप सवाल देखते हो, अपने दिमाग पे जोर डालते हो, अपना ब्रेन मेमोरी डेवलप करते हो, अपना ब्रेन मसल स्ट्रॉन्ग करते हो कि आपका दिमाग कितने अच्छे से पुरानी चीजों को याद कर पा रहा है, पुरानी चीजों को रिकॉल कर पा रहा है। दैट इज एक्टिव लर्निंग। ये रिवीजन का आइडियल तरीका है। और ये आप में से जो बच्चा सीख जाता है, ये पहले मैंने नोट्स बनाने के लिए कहा था, दूसरा ये दो चीजें जो बच्चा सीख जाता है ना, वो उसको पेपर के अंदर ये वाला मसला कभी नहीं आएगा कि मैं पेपर देख के ब्लैंक हो गया, या मैंने पेपर देखा तो मुझे याद नहीं आया कि इस सवाल का फॉर्मूला क्या है, क्योंकि उसने अपने दिमाग को थ्रू आउट एक्टिव रिकॉल के लिए ट्रेन किया हुआ है। और ये डेवलप होता है, हर चीज सीखने को आती है ना। जो लोग माउंट एवरेस्ट के ऊपर जाते हैं और अपना झंडा लहराते हैं, वो लोग भी ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि पैदा होते ही माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गए थे जाके। जाहिर सी बात है ना, शुरू के अंदर कोई छोटे पहाड़ पे गए होंगे, फिर और बड़े पहाड़ पे, फिर और बड़े पहाड़ पे। ऐसे ही होता है भाई। एक्टिव रिकॉल टेक्निक कहलाती है, ठीक है। और मेरा बेटा, बहुत सारे बच्चे जो ये अगेन वैसे नोट्स बनाने वाले पॉइंट के अंदर ही आ जाएगा, लेकिन इसको मैंने अलग से लिखा हुआ है। ये सब चीजें मैंने नोट की हुई हैं। बहुत सारे बच्चे जो है ना, वो चीजों को लिखते नहीं हैं। देखो, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि उनको ना सिर्फ देख के चीजें याद हो गई हैं। नहीं, जितना आप अपने हाथ से लिख के प्रैक्टिस करोगे ना, उतना आपका ब्रेन रिकॉल आराम से करेगा। तो चीजों को हाथ से लिखो। अपने कमरे में, अपने घर में कहीं पर एक व्हाइट बोर्ड बना लो या लगा लो। व्हाइट बोर्ड आराम से कॉमनली किसी भी स्टेशनरी की दुकान से मिल जाएगा। जो भी चीज रिवाइज करनी हो ना, नोट्स को एक नजर देखो, उस पर लिखना शुरू करो। जो भी आपको उस चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक याद आ रहा है,
कि भाई इसमें ये बात थी, ये बात थी, ये बात थी, ये बात थी, लिखो। मैं आपको इससे एक पॉइंट आगे बढ़ के बताता हूं, वो आप सब लोगों के लिए तो नहीं होगा, लेकिन जो लोग कर सकते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। अपने इर्द गिर्द देखो कि आपका कोई ऐसा दोस्त जो कि एमडी कैट की तैयारी कर रहा है और उसे कोई टॉपिक समझना है, तो आप उसे वो टॉपिक समझा दो। जो टॉपिक उसे आप समझाओगे ना, वो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये मेरा तरीका नहीं है, ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, रिचर्ड फाइनमैन का तरीका है। इसको कहते हैं फाइनमैन टेक्निक ऑफ लर्निंग। सर रिचर्ड फाइनमैन एक फिजिसिस्ट गुजरे हैं, बड़े जबरदस्त। आप सर्च करना गूगल पे, फाइनमैन टेक्निक ऑफ लर्निंग, आपको मिल जाएगा। वो ये कहते हैं कि अगर आप कोई टॉपिक किसी को समझा दो बिल्कुल इस तरह से कि वो बिल्कुल बच्चा है, तो आपको वो टॉपिक जिंदगी भर नहीं भूलेगा। ये आसान तरीन टेक्निक है। अब जो लोग एक दूसरे को समझाने में शाय हैं या उन्हें लगता है कि टाइम वेस्ट होगा, तो आप एक मिरर के सामने अपने आप को भी समझा सकते हो, कोई टेंशन नहीं चलेगा। बस आपने अपने आप को इमेजिन करना है कि आपको टॉपिक नहीं आता और खुद को समझाना शुरू कर देना। यू विल सी कि किस तरह से ये जो कॉन्सेप्ट की नोट्स बनी होती है ना, ये आसानी से खुलना शुरू हो जाएंगी। आपको कॉन्सेप्ट का फ्लेवर आना शुरू हो जाएगा, मजा आना शुरू हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल है, ठीक है, मेरा अपना तजुर्बा है। मैंने फिजिक्स पढ़ते हुए कभी नहीं सीखी, पढ़ाते हुए थोड़ी बहुत सीखी है। आती तो अभी भी नहीं है, लेकिन पढ़ते हुए तो बिल्कुल ही नहीं आती थी। पढ़ाते पढ़ाते हुए थोड़ी बहुत चीजें सीखी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली गलती, कितनी गलतियां हो गई हैं? 1 2 3 4 5 6 7। नंबर 7th मिस्टेक ये है कि बच्चे जो हैं वो प्रैक्टिस निग्लेक्ट कर देते हैं। निग्लेक्टिंग द प्रैक्टिस, ये चीज मैंने पिछली वीडियो में भी बताई थी, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। देखो मेरा बेटा, बहुत सारे बच्चों की एक ये गलत फहमी होती है, वो गलत फहमी आप दूर कर लें। गलत फहमी ये रहती है कि सर हमने फलाने फिजिक्स के अच्छे टीचर से भी लेक्चर लिए, फलाने अच्छे से भी लेक्चर लिए, फलाने अच्छे से भी लेक्चर लिए, सर प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिला। तो बेटा तुम्हारी फिजिक्स जिंदगी में कभी अच्छी नहीं हो सकती। अगर मुझसे पूछोगे तो किसी एक टीचर से स्टिक करो, लेक्चर एक ही बार लो, अपने ब्रेन को एक्टिव रिकॉल पे ट्रेन करो और प्रैक्टिस भरपूर करो, यू विल सक्सीड। 4 जगह से लेक्चर लोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, कभी भी सक्सेस नहीं आएगा। कभी तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप नहीं होंगी, कभी 1 इंच भी तुम आगे नहीं बढ़ सकोगे। मैं खुदा ना खास्ता बद्दुआएं नहीं दे रहा, ये आप समझो कि आपका वो बड़ा भाई या आपका वो उस्ताद तो खैर एक बहुत बड़ा दर्जा होता है, मैं अपने आप को नहीं समझता इतना बड़ा, आप मुझे अपना बड़ा भाई की हैसियत समझ लो। ये आपको एक ऐसा बड़ा भाई बता रहा है जो कई सारे बच्चों को व्हाइट कोट दिला चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बार बार बता रहा हूं, आपको फिजिक्स मुझसे समझ में आती है, मुझसे पढ़ो। मेरे सारे फिजिक्स के लेक्चर यूट्यूब पे अवेलेबल है, A to Z कंटेंट अवेलेबल है, लेकिन सिर्फ मुझसे ही पढ़ो फिर, और प्रैक्टिस अच्छे से करो। किसी और टीचर से समझ में आती है तो सारा कंटेंट उसी से पढ़ो। आपने वेक्टर का लेक्चर उनसे भी लिया, मुझसे भी लिया, इसका फायदा नहीं है, नुकसान है। आपको प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिल रहा मेरे भाई, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करो। बच्चों में प्रैक्टिस निग्लेक्ट करते हैं। आगे, क्रैमिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग, ये एक बहुत कॉमन मुसीबत है और बीमारी है, ठीक है। क्रैमिंग, रट्टा लगाना विदाउट अंडरस्टैंडिंग। सर क्या मतलब है इस बात का? मतलब तो वाजे है, बहुत सारे बच्चे जो है ना, उनको ये बताया जाता है, अब पता नहीं बताने वाले क्या सोच के बताते हैं, या अगर नहीं बताया जाता तो बच्चे क्या सोच के ये वाली गलती करते हैं। मैं ज़रा नंबरिंग कर दूं वरना मैं मिस्टेक्स भूल जाऊंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 मिस्टेक है। क्रैमिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग, बहुत सारे बच्चों का ये एक खुश फहमी होती है या खुश ख्याली होती है, उनको उनके सीनियर्स ने ये बताया होता है कि एमडी कैट के लिए ना आपने अपनी बुक्स फॉलो करनी है। बहुत अच्छी बात है,
तो वो क्या करते हैं, एक ऐसे करके ना अपनी बुक उठाते हैं और एक हाइलाइटर लेते हैं, बिल्कुल नई किताब है अभी ये, हाइलाइटर लेते हैं कि इसमें वेरी इंपॉर्टेंट लाइंस को ना हम हाईलाइट कर लेंगे। जब चैप्टर को एक बार पढ़ते हैं, आधा चैप्टर ऑरेंज हुआ हुआ होता है, आधा चैप्टर अपनी नॉर्मल हालत में होता है। फिर बोलते हैं यार एक बार चैप्टर पढ़ के अभी बात समझ में नहीं आई है, अब इसको दोबारा पढ़ते हैं। तो दोबारा पढ़ने पर वो पूरा चैप्टर हाईलाइट हो चुका होता है। ये तरीका और ये हाईलाइट करना बिल्कुल फारिग तरीका है, कोई किसी काम का नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से आपने पढ़ना है। ये जो आप हरकत कर रहे हो ना, आपका क्या ख्याल है, क्या आप पूरा चैप्टर याद करना चाह रहे हो, पूरा चैप्टर जहन में ऐसे घुसाना चाह रहे हो? दैट इज क्रैमिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग। इससे मना किया जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने क्रैमिंग नहीं करनी है, आपने करनी है, लेकिन वो क्रैमिंग खुद हो जाएगी जब आप तरीका फॉलो करोगे जो मैं बता रहा हूं। लेक्चर लो, शीट्स प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, उस चैप्टर का टेस्ट दो, गलतियां एनालाइज करो। एक चैप्टर आपने इस साइकिल से गुजार दिया, फिर सुनो, लेक्चर लिया चैप्टर का, प्रैक्टिस करी, रिवाइज किया पूरा चैप्टर अलोंग विद द प्रैक्टिस शीट्स और टेस्ट दिया, टेस्ट की गलतियां एनालाइज करी, चैप्टर पूरा इस साइकिल से गुजार दिया। अब बुक रीड करो। अब तुम्हें ये ऑरेंज हाइलाइटर पूरी बुक को ऑरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम्हें उछल उछल के बता रहे होंगे, मैं इंपॉर्टेंट हूं, मुझे हाईलाइट कर दो आप। जब आप पूरी बुक हाईलाइट कर रहे हो ना, इसका सीधा सा मतलब है आपको उस चैप्टर में लिखी हुई बात ही समझ में नहीं आ रही है। जब क्यों सर, ये आपको कैसे पता चला? बात समझ में आ रही होती तो आपके लिए तमीज करना, डिफरेंशिएट करना आसान होता कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा, तभी तो आप सबको हरा पीला नीला करे चले जा रहे हो। इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो आपको खुद पता चल जाएगी। कैसे? जब आप इस साइकिल से गुजर के आओगे। लेक्चर लिया किसी भी एक टीचर से जिस पे आपको एतमाद है कि वो अच्छा पढ़ा रहा है या आपकी एनर्जी मैच करती है, प्रैक्टिस शीट सॉल्व करी, रिवाइज किया, टेस्ट दिया। अब पढ़ो उस चैप्टर को किसी भी किताब से, हाईलाइट भी होगा, पता भी चलेगा क्या चीज इसमें से क्रैम करनी है या क्या चीज जो है ना वो आपके लिए मसले का बाइस है। तो ये आपके पास था तरीकाकार क्रैमिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग। और मेरा बेटा हमारे पास और इसके अंदर क्या क्या गलतियां होती हैं। बहुत सारे बच्चे देखा देखी दूसरे की रूटीन फॉलो करने की कोशिश करते हैं, रूटीन छापना। नंबर 9, रूटीन छापना। क्या मतलब सर? देखो मेरा बेटा, हर बंदे का एक अपना बॉडी का साइकिल होता है। बेहतर ये होता है कि आप दूसरे को कॉपी करने की कोशिश ना करो। क्या मतलब सर? मिसाल से समझो। आप मिसाल के तौर पे रात में अच्छा पढ़ सकते हो, कोई और है वो दिन में अच्छा पढ़ सकता है। तो कोशिश करो जो आपका अपना कंफर्ट जोन है पढ़ाई के हवाले से उसको फॉलो करो। आपका दोस्त चूंकि रात में पढ़ता है इसलिए आप अपना रात का स्लीप साइकिल डिस्टर्ब कर रहे हो, गलती कर रहे हो। ये मेरा पहला पॉइंट था कि अपना क्लियर शेड्यूल सेट करो कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना, कितना करना है और कितने से आगे आपने नहीं जाना। रूटीन छापने की जरूरत नहीं है आगे। फिर मेरा बेटा टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, ये चीज अगेन आपकी टेस्टिंग से आती है। बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिस तो कर रहे होते हैं लेकिन टेस्ट नहीं देते। जब टेस्ट नहीं देते, प्रैक्टिस कर लेते हैं क्योंकि सर बिलाल ने कहा था प्रैक्टिस तो करनी है, टेस्ट नहीं देते। जब टेस्ट नहीं देते ना, अच्छा टेस्ट ना देने की बड़ी अच्छी रीजन होती है। मैंने 2-4 लोगों से पूछा, ये वीडियो बनाने से पहले ना मैंने कुछ अपना सर्वे भी किया था, तो मैंने 2-4 लोगों से पूछा जिन्होंने हमारे सिस्टम में टेस्ट नहीं दिए थे कि भाई क्यों टेस्ट नहीं देते आप? सर वो नंबर खराब आएंगे ना तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। अब उन बेवकूफ़ों को ऐसा लगता है कि अभी टेस्ट नहीं देंगे क्योंकि टेस्ट देने पर नंबर खराब आएंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, डायरेक्ट 16 अगस्त को एमडी कैट का इम्तिहान देंगे और उसमें एकदम नंबर अच्छे आ जाएंगे। ये दुनिया के कानून के खिलाफ है। आप दुनिया में कोई भी काम देखते हो उसमें अगर आपको परफेक्शन चाहिए तो वो डे 1 को नहीं आती है, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस एंड हार्ड वर्क,
एंड डेडिकेशन एंड फेलियर एंड फेलियर एंड फेलियर के बाद आती है। कोई भी काम आप देख लो, एक कोई आर्टिस्ट है जो आर्ट बनाता है, क्या वो पैदाइशी आर्टिस्ट है? नहीं, उसने सीखा होगा, फिर गिरा होगा, फिर फेल हुआ होगा, फिर आगे बढ़ा होगा। तो आप तो उसका फाइनल वर्जन देख रहे हो। तो जो लोग एमडी कैट के अंदर अच्छा स्कोर लेकर आते हैं, आप तो उनका फाइनल वर्जन देख रहे हो। पीछे उसने बहुत सारे टेस्ट दिए होंगे जिसमें वो फेल हुआ होगा, उसने सीखा होगा, फिर आगे बढ़ा होगा। तो ये अच्छा, ये ऐसा नहीं है आपको लग रहा होगा यार ऐसे कौन बच्चा बोलता होगा। आप में से बहुत सारे बच्चे हैं कि सर हम टेस्ट इसलिए नहीं देंगे कि टेस्ट का रिजल्ट जब खराब आएगा ना तो हम डिमोटिवेट हो जाएंगे। अभी तो सिर्फ डिमोटिवेट हो गए ना, फेलियर का टैग नहीं लगेगा। अगर 16 अगस्त को यही हरकत की तो डिमोटिवेट के साथ साथ फेलियर का टप्पा भी लग जाएगा। तो कोशिश करो, टेस्ट दो, बहुत दो। बचपन में मैंने कहीं पढ़ा था कि जिस चीज का डर हो ना उसका डर निकालना हो, तो वही काम करो। वो जीतू भैया वाली एक सीरीज थी ना, उसमें भी वो यही कह रहा था कि किसी चीज की आदत बनानी है ना तो वही काम करो। बैठने की आदत नहीं है ना तो बैठ जाओ, चैलेंज लो, बैठ जाओ। बहुत अच्छी एडवाइस है। तुम्हें डर है ना टेस्ट देने से नंबर खराब आएंगे, तो एक नहीं 3-3, 4-4, 5-5 टेस्ट दो। भाई कब तक खराब आएंगे? लेकिन ये नहीं है कि टेस्ट देके छोड़ दिया। गलतियों से सीख हासिल करनी है, नतीजे से कुछ सीखना भी है ना। जो मिस्टेक्स आ रही हैं उनसे कुछ हासिल भी करना है। ये नहीं कि टेस्ट देके भूल गए, छोड़ दिया। सीखना है कुछ। तो टाइम मैनेजमेंट, दैट इज हाउ यू विल मैनेज टाइम। ये है टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी आपकी। आगे चलते हैं। इसके अलावा मेरा बेटा, एक बहुत कॉमन बीमारी जो है वो है सोशल मीडिया को फॉलो करना, वो भी ब्लाइंडली। कोई नया नोटिफिकेशन आया है, कोई एडमिट कार्ड की स्लिप्स आई हैं, कोई रिजल्ट आया है, कोई पॉलिसी आई है, तो ये सारी चीजें जो हैं ये हमारे बच्चे की कोशिश होती है कि उसकी वॉल से शेयर हो जाए, सबसे पहले दूसरे को वो बता दे। क्यों भाई? सर ये नोटिफिकेशन आया है पीएमडीसी का, ये फेक तो नहीं है? फलाने बंदे ने ये कहा है, ये फेक तो नहीं है? सिलेबस चेंज हो गया, फेक तो नहीं है? मेरा बेटा, कोई भी ऑफिशियल न्यूज आएगी तो आपको ऑब्वियसली पता चलेगा। ऐसा कभी नहीं होता कि आज कोई नोटिफिकेशन आया और कल एडमिशन खत्म करके पीएमडीसी वाले ऐसे हाथ झाड़ते हुए उठ जाए। टाइम दिया जाता है और पूरे जमाने में पता चलता है, आपको भी पता चल जाएगा। कोशिश करो सोशल मीडिया से अपने आप को अवॉइड करो। जब आप अपना शेड्यूल डिजाइन करो, उसके अंदर भी दरमियान में जब आप ब्रेक्स लो, ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। 1 घंटा पढ़ा, 2 घंटा पढ़ा, 15 मिनट की ब्रेक। उस 15 मिनट में आपने मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि अगर मोबाइल इस्तेमाल किया तो वो 15 मिनट की ब्रेक विल कन्वर्ट इनटू 2 घंटे की ब्रेक, और फिर आपको रिग्रेट होगा, यार ये मैंने क्यों रील्स स्क्रॉल करने में अपना टाइम जाया किया, क्यों मैंने इंस्टाग्राम देखने में अपना टाइम वेस्ट किया। तो ये मेरे बच्चे, मेरे नजदीक 11 वो पॉइंट्स थे जो कि अक्सर वो बेशतर एमडीकैट एस्पायरेंट्स इसमें से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में होते हैं। अगर आप इन चीजों को अवॉइड करो, अभी आपके पास बहुत टाइम है, 3 महीने हैं। 3 महीने आपको जीरो से हीरो बना सकते हैं, बहुत टाइम है आपके पास। अगर किसी ने बिल्कुल नहीं पढ़ा ना, तब भी वो जीरो से आखिर तक जाके पढ़ सकता है, जहन में रखना। लेक्चर्स अच्छे से लो, प्रैक्टिस भरपूर करो, टेस्ट दो, खूब सारे टेस्ट दो, मिस्टेक्स एनालाइज करो, और फिर फाइनली फुल लेंथ पेपर्स दो। अगर आप सिर्फ ये वाला काम कर लेते हो तो आप बहुत आगे चले जाओगे। वो लोग जो 8-8 महीने से नॉन सीरियसली पढ़ रहे हैं, उनको बहुत पीछे छोड़ दोगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एमडीकैट जर्नी।